हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, सो आज हम शुरू करेंगे हमारा एक नया पार्ट जिसका नाम है श्रम साधना। श्रम साधना के बारे में समझेंगे, श्रम के महत्व के बारे में समझेंगे और श्रम होता क्या है इस चीज को समझेंगे हम। चलिए, सो ये है 10th स्टैंडर्ड हिंदी के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के। सो एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आईटी रिलेटेड, हिंदी रिलेटेड और सोशल साइंस रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर से इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूंगी। चलिए, सो शुरू करेंगे हमारे पार्ट को। सो चैप्टर नेम इज श्रम साधना। श्रम साधना इस चैप्टर का, इस पूरे पार्ट का नाम है। इसके अंदर हमें श्रम के महत्व के बारे में बताया हुआ है। क्या कहा है कि इस पाठ के लेखक कौन है? श्री कृष्ण दास जाजू। सो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें श्रम की वैल्यू के बारे में समझाया हुआ है कि श्रम होता क्या है। ये जो मेहनत है, ये जो इंसान के अंदर मेहनत करने की क्षमता होती है, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इस चीज को हमने इस पाठ के माध्यम से समझना है। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं। पुराने समय में इंसान इतना इतना समझदार नहीं था। पुराना जो समय चल रहा था, जैसे समझो कि अभी से 50-60 साल पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर इंसान इतना समझदार नहीं हुआ करता था। उन्हें ज्ञान नहीं होता था कि उनके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। और अपने अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेना, इतना केपेबल उस टाइम पर इंसान नहीं हुआ करते थे, समझदार नहीं था। उस समय लोग मानते थे कि कुछ लोग तो बस पैदा ही दूसरों के गुलामी करने के लिए हुए हैं। वो उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे माना करते थे कि हम चलो अपने आप को खुद से ही वो इस तरह से गिरा देते थे, अपने आप को कभी ऊपर ले जाने के बारे में नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि कुछ लोग तो सब सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लिए हुए हैं। उनको लगता था कि यह दुनिया का नियम है, यह दुनिया का एक नियम है कि कुछ लोग गुलाम रहेंगे और कुछ लोग राजा का जीवन जिएंगे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों में समझ आने लग गई, किसी का जीवन किसी से कम नहीं होता। ये चीज की समझ आने लग गई लोगों के अंदर कि किसी का भी जीवन, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो उसका कास्ट कितना भी लोअर क्यों ना हो, पर हर एक इंसान इक्वल है। हर एक इंसान की कोई, किसी भी इंसान ने किसी के जीवन को खरीदा हुआ नहीं है। हर एक इंसान अपना जीवन का, अपने जीवन का मालिक खुद होता है और उसे अपने अधिकार के लिए खुद से लड़ना सीखना ही चाहिए। किसी का जीवन किसी से कम नहीं होता है। सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं, इसीलिए गुलामी खत्म हुई। तो तब जाकर जब लोगों ने इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि किसी का जीवन किसी से कम नहीं होता है, तब जाकर ये जो गुलामी वाला जीवन था, वो गुलामी वाला जीवन खत्म हो गया। आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर लोगों ने सवाल उठाया। अब एक सवाल के लिए तो वो जीत गए, ठीक है। फिर इंसानों ने नए थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया, नई चीजों को सोचा। क्या सोचा? फिर लोगों ने सवाल उठाया, एक राजा को क्या हक है कि वो हजारों लाखों लोगों के ऊपर राज करे? क्या एक राजा को हक होता है कि वो हजारों लाखों लोगों के ऊपर एक अकेला इंसान राज कर सके? नहीं। ये चीज भी लोगों के मन में धीरे धीरे आने लग गई थी। यह सवाल इतना बड़ा था कि दुनिया में कई लड़ाइयां हुई। ये सवाल इतना बड़ा था कि दुनिया में कई लड़ाइयां हो गई। इस राजगद्दी के लिए, अपने अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के लिए कितनी सारी लड़ाइयां हो गई। और आखिर में यह मान निकाला गया कि शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए, राजा के नहीं। राजा के हाथों में सिर्फ एक राजा पूरे लाखों लोगों पर राज करता था। वो चीज भी पलट गया, वो समय भी पलट गया। और क्या हुआ? ये सारा अधिकार, अपना राजा चुनने का मतलब कि अपना नेता चुनने का अधिकार भी किसके पास आ गया? इंसानों के पास आ गया, नॉर्मल पीपल के पास आ गया। वही अपना मताधिकार चुनता था और वही अपना राजा चुनता था, मतलब कि वही अपना नेता चुनता था। वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लोगों के हाथों में ये अधिकार आ गया था, ठीक है। इस तरह इंसान बराबरी के तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसी तरह से इंसान धीरे धीरे बराबरी के तरफ बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ? अब बात
आती है संपत्ति, प्रॉपर्टी की। अब बात किसकी आती है? संपत्ति की बात आती है। एक ऐसा समय हुआ करता था कि लोग खुद से ही गुलामी को स्वीकार कर लेते थे। फिर समय पलटा और लोगों ने क्या सोचा कि सिर्फ एक राजा लाखों लोगों पर क्यों राज करेगा? इस चीज का अधिकार भी इंसानों के पास होना चाहिए। तो वो भी समय आया और वो भी समय गया। अब आया समय कौन सी चीजों का? संपत्ति का। संपत्ति, असली संपत्ति होता क्या है, इस चीज को जानने का। अब समय आता है संपत्ति, प्रॉपर्टी का। हम लोग मानते हैं कि सोना, चांदी, नोट ये सब संपत्ति है। हम सभी हमेशा से यही मानते हैं कि हमारे पास जो भी गोल्ड की ज्वेलरीज है, जो भी हमारे पास गोल्ड है, पैसे हैं, नोट्स मीन्स जो भी रुपीस है आपके पास, वो सोना, चांदी, हीरे, मोतियां, यही सारी चीजें हमारे धन दौलत, हमारी संपत्ति है। लेकिन असली संपत्ति तो वो होती है जो हजारों किसी का काम आए, जो हमारे किसी काम आए। जैसे कि घर में छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती है, लाइक फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हमारा घर हो गया, खाने हो गए, सड़कें हो गई, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी असली संपत्ति है, क्योंकि यही सारी चीज़ों से हमारा पूरा जीवन कटता है। हम क्या सोना खाकर अपना जीवन पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम सोना सिर्फ कुछ समय के लिए पहनते हैं और उस समय भी हमारे अंदर एक डर बसा होता है कि हमारा सोना चोरी भी हो सकता है ना। सो हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती कितने भी क्यों ना हो, पर हम कभी भी उसका डेली यूज करते हैं क्या? नहीं। सो असली संपत्ति वो नहीं है। असली संपत्ति जो हम रोजाना यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, वो हमारी असली संपत्ति होती है। ठीक है। अब सोचो ये चीज बनती कैसे है। अब हमने ये क्या सोचना है कि ये जो हम रोज रोज यूज करते हैं, डेली चीजें जो हम यूज करते हैं, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, मकान हो गया, सड़कें हो गई, फर्नीचर वगैरह हो गई। सो ये जो चीजें होती है ये कैसे बनती है, इस चीज के बारे में हमें विचार करना है। अब सोचो ये चीजें बनती कैसे हैं, कैसे बनती होगी ये चीजें। इसमें सिर्फ दो बड़े स्रोत है। इसमें क्या है? सिर्फ दो बड़े स्रोत होते हैं। कौन से दो बड़े स्रोत हैं? प्रकृति, यानी जो चीजें धरती खुद देती है। पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत का मतलब क्या होता है? जहां से सोर्स, स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स होता है। ठीक है। कहाँ से वो चीजें आ रही है? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो सोर्सेस है। कौन कौन से दो सोर्सेस है? पहला सोर्स है प्रकृति एंड दूसरा सोर्स है मनुष्य का शरीर, श्रम, यानी कि मेहनत। मनुष्य जो मेहनत करता है, उस मेहनत से ही मनुष्य क्या कर सकता है? चीजें अचीव कर सकता है। और दूसरा, सिर्फ प्रकृति हमें ये चीजें लाकर दे सकती है। पहला सोर्स क्या है? प्रकृति, यानी जो चीजें धरती हमें खुद से देती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, है ना, फल हो गए, उसके बाद लकड़ियां हो गई, ऑक्सीजन हो गया, है ना, मिट्टी हो गई, हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, फ्लावर्स हो गए। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें डेली काम आती है और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं? अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर गेहूं चावल नहीं होगा तो हम खाना खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे, है ना। अगर पेड़ फ्रूट्स हमें नहीं देंगे तो हम खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। अगर लकड़ियाँ नहीं होगी तो हमारे घरों में जो हम बैठते हैं, सोते हैं जिन चीज़ों पर, क्या वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, है ना। सो ये दो मेन सोर्स हैं, ये दो मेन स्रोत हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये मेहनत कौन करता है? दूसरा स्रोत क्या है? मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर मतलब कि श्रम, यानी मेहनत। और ये मेहनत कौन करता है? किसान। ये जो श्रम है, ये जो मेहनत का काम है, वो कौन करता है? वो करता है सिर्फ और सिर्फ किसान, मजदूर, बढ़ई, लोहार। सो ये जो लोग होते हैं, राजमिस्त्री, ये जो लोग होते हैं, यही लोग क्या करते हैं? असली मेहनत करते हैं। जो लोग हथौड़ी मार मार कर चीज़ों को बनाते हैं, लकड़ियों को काट काट कर चीज़ों को बनाते हैं, इतने बड़े बड़े खेती को वो क्या करते हैं? पूरे जमीनों को वो उपजाऊ बनाते हैं, उसमें बोते हैं, जो भी उन्हें उगाना होता है उस चीज़ को वो बोते हैं। जो मजदूर होते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर मजदूरी करते हैं, पर क्या उन्हें उनका फल मिलता है? नहीं मिलता। क्या उन्हें उनका श्रम का फल मिल पाता है? नहीं मिल पाता है।
जो किसान भर पेट हमें खाना, हम जिन किसानों की वजह से भर पेट खाना खा पाते हैं, क्या वो किसान भर पेट खाना खा पाते हैं? नहीं खा पाते। वो इतनी मेहनत करते हैं बट फिर भी वो भर पेट हमारे इतना अच्छा लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते हैं, जिसके अंदर हमें अच्छा खाना है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हम अच्छे घर में रह पाते हैं, वैसा जीवन वो नहीं जी पाते हैं। किसान असली मजदूरी करता है, असली मेहनत करता है, असली श्रम करता है, और मजदूर, बढ़ई, लुहार, राजमिस्त्री, ऐसे लोग जो हाथों से काम करते हैं, ऐसे लोग किससे काम करते हैं? अपने हाथों से काम करते हैं। ये समाज के असली निर्माता है। ये समाज के असली निर्माता है, मतलब कि ये पूरे समाज को, ये पूरे संसार को इन्हीं लोगों ने बनाया है। इनकी वजह से ही लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यही है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे गरीब होते हैं। दुख की बात क्या है? जो लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसान इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी खेती के अंदर, अपने फार्मिंग के अंदर, मजदूर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मजदूर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनीज होती है उसके अंदर इतनी मेहनत करते हैं। उसके साथ साथ जो बढ़ई, लुहार, राजमिस्त्री, ऐसे जो लोग होते हैं वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, बट उसका फल उनको मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है। कैसे वो मेहनत कर रहे हैं? जैसे हम यहाँ पर, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, है ना? सो उसी तरह से ये पढ़ाने वाले काम में मैं बस दिमाग का यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको कुछ काटना सिखा रही हूँ, नहीं। मैं आपको कुछ बोना सिखा रही हूँ, नहीं। हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, है ना? सो मैं यहाँ पर मेहनत किस तरह से कर रही हूँ? मैं मेहनत दिमाग लगाकर, और मैं आपको माउथ से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ों का यूज़ हो रहा है, मेरी मेहनत इस तरह से जा रही है। पर जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी मेहनत कैसे जाती है? वो किस तरह से दिन भर पत्थरों को तोड़ते हैं, वो किस तरह से फैक्ट्रीज के अंदर मशीनों को चलाते हैं, बड़ी बड़ी लोहे उठाते हैं, है ना? उसके बाद लकड़ियाँ काट कर चीज़ों को बनाते हैं। वो असली मेहनत होता है, जिसके अंदर उन्होंने श्रम किया होता है ना? जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे गरीब होते हैं, वही सबसे गरीब रह जाते हैं। किसान पूरे देश का पेट भरता है, पर उसका खुद का पेट मुश्किल से भर पाता है। ये चीज़ हमने सुनी है, हमने देखी भी है कि किसान कितनी मेहनत करता है, परंतु हम जब उसके ही मेहनत का जो फल निकला हुआ है, उसकी मेहनत से ही जो गेहूँ, चावल आते हैं, ये सारी चीज़ें हम पेट भर के खाते हैं और वेस्ट भी करते हैं, पर वो उनका पेट भर पाता है क्या? नहीं भर पाता है। मज़दूर फैक्ट्रीज़ बनाता है, पर उसकी हालत खराब रहती है, उसकी हालत खुद कितनी ज़्यादा खराब रहती है। पर फैक्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मज़दूर करता है। मैनेजर करता है क्या? नहीं। मालिक करता है क्या? नहीं। वो कुछ समय के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, परंतु वो कभी भी श्रम नहीं करते हैं। वही दूसरी तरफ डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, अफसर, जो दिमाग का काम करते हैं, उनकी कमाई ज़्यादा होती है। ऐसे जो लोग हैं उनकी कमाई कितनी ज़्यादा होती है? जो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं उनकी कमाई कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन लेखक को यही लगता है, उसे लगता है कि जीवन काम से दुनिया बड़ी होती है। जिस काम से दुनिया खड़ी होती है, उसका उसे काम उसे कम इज्जत मिलती है। जिस काम से पूरी दुनिया खड़ी होती है, उसे उसी काम को कम इज्जत मिलती है लोगों द्वारा। जिस काम की वजह से, जैसे समझो कि किसान की वजह से हमारा पेट भर रहा है, जो लोग चीज़ों को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उन्हीं चीज़ों का हम अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दुनिया जिन चीज़ों की वजह से चल रही है, बन रही है, उन्हीं लोगों की हम इज्जत करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना? गांधी जी भी कहते थे, क्या कहते थे गांधी जी? हर इंसान को रोज थोड़ा बहुत शरीर का काम करना चाहिए। हर एक इंसान को अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। रोज अपने शरीर से कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करना चाहिए, चाहे वो दिन में 4 घंटा ही क्यों ना करें, पर वो 4 घंटा उन्हें अपने शरीर को जरूर से मेहनत करवाना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा
कि हमारे बॉडी को फिट रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चले जाएँगे जिम में और जिम में आप एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं और जिम में आपके पैसे भी जा रहे हैं और तब जाकर आप मेहनत कर रहे हैं। इसके बजाय आप अगर फार्मिंग कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए, अगर आप रोड पे वॉक कर लेंगे, अगर आप अपने घर के थोड़े बहुत छोटे-मोटे काम कर लेंगे, तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपके एक दिन का श्रम हो जाएगा। हर इंसान को रोज़ थोड़ा बहुत शरीर का काम करना चाहिए, सिर्फ दिमाग का काम नहीं। इंसानियत का बैलेंस भी बढ़ेगा। जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का काम करने से इंसानियत का बैलेंस नहीं बन पाएगा। जब हर व्यक्ति थोड़ा शारीरिक श्रम भी करेगा, जब हर एक इंसान जब थोड़ा-थोड़ा शारीरिक श्रम मतलब कि शरीर से मेहनत भी करेगा, तभी जाकर पूरे देश में एक बैलेंस बन पाएगा। अब समाज में एक समस्या और है। अब समाज में एक और कौन-सी समस्या है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। ये चीज़ हमने देखी हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें एक टाइम का खाना खाने भर के भी पैसे उनके पास नहीं होते हैं। सो हमारे देश में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, है ना? कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अमीर लोग दान ज़रूर करते हैं, पर लेखक कहता है कि अगर संपत्ति बराबर फैली हो तो समाज समाज सहकारिता यानी कि कॉपरेशन से आगे बढ़ सकता है। कॉपरेट करेंगे, सभी लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और हमारा जो ये समाज है वो कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ सकता है। सो सभी लोगों के अंदर इंसानियत की भावना होनी चाहिए और ये जो इक्वालिटी है, सभी लोगों के पास बराबर का पैसा अगर होगा तो ये देश बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही कोऑपरेटिव वे में चल पाएगा। लेखक असल दिक्कत क्या है? लेकिन असल दिक्कत क्या है? स्वार्थ। असल दिक्कत क्या है बच्चों? स्वार्थ। हम सभी लोगों का स्वार्थ। ऐसा नहीं कहते कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ, आप भी स्वार्थी होंगे, हमारे पेरेंट्स भी स्वार्थी होते हैं। सो स्वार्थ हर एक इंसान के अंदर होता है और इसी रीज़न की वजह से हमारा देश अभी भी पीछे चल रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। लेकिन अगर दिक्कत क्या है, अगला दिक्कत क्या है यहाँ पर हमारे पास? स्वार्थ है। हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है और स्वार्थ के कारण बराबरी कभी नहीं आ सकती है। स्वार्थ के कारण ही हमारे देश में बराबरी कभी भी नहीं आ सकती, इंसानों के अंदर बराबरी कभी नहीं आ सकती। लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो वो सिर्फ सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, मैं किसी और से नहीं बांटूंगा। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारत की समस्याएं हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से, समझदारी से हल हो सकती है। जैसा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा हुआ है कि देश की ये जो समस्याएं हैं वो सिर्फ हिंसा से नहीं, अहिंसा से और समझदारी से हल हो सकती है, जैसे कि गांधी जी ने कहा। और आखिर में लेखक का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इस पूरे पाठ के अंत में लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि श्रम यानी मेहनत सबसे बड़ा सम्मान है। श्रम करना सबसे बड़ा सम्मान है। मजदूर और श्रमिक समाज की असली नींव है। ये जो मजदूर होते हैं, ये जो किसान होते हैं, वही हमारे समाज के असली नींव होते हैं। अगर ये नींव ही मजबूत नहीं होगा, अगर इनका ही जीवन अच्छा नहीं होगा, तो हम सभी का जी के भी कोई मतलब नहीं होता है। जब तक हम श्रम को सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम मेहनत को सम्मान नहीं देंगे, तब तक असली सम्मान नहीं हो सकता है, तब तक असली सम्मान नहीं हो सकता है। और इस पूरे पाठ का सार है कि हम सब एक जैसे हैं और दुनिया को चलाने वाला असली हीरो वही है जो अपने हाथों से मेहनत करता है। इसीलिए श्रम का सम्मान ज़रूरी है। आई होप सो आपको इस पाठ के माध्यम से श्रम का महत्व समझ में आ गया होगा कि श्रम हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जो श्रमिक होते हैं, जो मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को भी इक्वल सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है और अगर कोई खेती कर रहा है तो कंप्यूटर वाले को हम ज़्यादा सम्मान देते हैं कि वाह ये कितना बड़ा काम कर रहा है, और उसे हम कैसे कहते हैं कि हाय कितना फालतू काम कर रहा है, कि क्या ही कर रहे हैं, कितना वो अनपढ़ है इसीलिए वो चीज़ कर रहे हैं। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर वो नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर बैठ के खाएंगे क्या, है ना?
सो आई होप सो आप अभी से ये चीज़ें समझ पाएंगे और इस चैप्टर के माध्यम से आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए सो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि श्रम का महत्व आपको समझा कि नहीं। चलिए सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।